जीरो टू गॉड लेवल अर्थात मार्शल गॉड स्पेस अर्थात शून्य से ईश्वर स्तर तक। अध्याय 3564 से 3566। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। स्वर्गीय पूज्यों के इतने क्रोधित होने का एक कारण था। उन्हें पहले ही अग्रिम पंक्ति के डेविल पाथ युग के लोगों द्वारा धोखा दिया जा चुका था और इसने उन्हें पहले ही क्रोधित कर दिया था। अभी वे अपनी नाराजगी जाहिर भी नहीं कर पाए थे कि अब उनके सामने ऐसी स्थिति आ गई है। ऐसा लगा मानो उनकी पीठ में छुरा घोंप दिया गया हो। स्वर्गीय दाव संप्रदाय के मास्टर जैसे अनुभवी स्वर्गीय आदरणीयों के अलावा जो इसे सुरक्षित रूप से खेल रहे थे, पूर्व स्वर्गीय आदरणीय भी थे जिन्हें ये जिवेन ने सृजन के पद से बचाया था। इस स्थिति को देखकर ऐसा लग रहा था कि विरोध के लिए ज्यादा लोग आगे नहीं आए हैं। ये जिवेन ने इस संबंध में कई बातें सोची। विदेशी सहयोगी सेनाओं के सामने ये पुरानी प्राचीन वस्तुएं भी सुरक्षित थी। जहां तक इस तथ्य का सवाल है कि वे सृजन के पथ पर अनगिनत वर्षों तक कैद में रहे थे और उनकी ताकत बहुत कम हो गई थी, ये सच होना चाहिए। हालांकि क्या सचमुच उनमें विरोध करने की शक्ति ही नहीं थी? वे शायद सिर्फ एक अच्छा शो देख रहे थे। ये जिवेन ये भी अनुमान लगा सकते थे कि वे एक अच्छा शो क्यों देख रहे थे। उन्हें डर था कि इसका संबंध संसाधनों की प्रतिस्पर्धा से है। स्वर्गीय पूज्य की उन्नति और विकास कभी भी एक व्यक्ति का मामला नहीं रहा। उनके पीछे प्रायः एक विशाल जनजाति या शक्तिशाली संप्रदाय होता था। हालांकि यह अज्ञात था कि ये बुरे साथी कितने वर्षों से जेल में बंद थे। वे जिन जनजातियों और संप्रदायों से संबंधित थे, वे या तो समय की लंबी नदी में नष्ट हो गए थे या कुछ हद तक कमजोर हो गए थे। वास्तव में अच्छे प्रदेशों और अनगिनत संसाधनों पर उभरते सितारों का कब्जा हो चुका था। हालांकि ये पुराने साथी वापस आ गए थे, लेकिन उन्हें क्षेत्र न होने की शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। हालांकि सृष्टि का क्षेत्र बहुत बड़ा था, लेकिन इन स्वर्गीय आदरणीयों के लिए यह बहुत छोटा था। यदि वे क्षेत्र को विभाजित करना चाहते हैं, तो उन्हें निश्चित रूप से वर्तमान स्वर्गीय आदरणीयों के साथ संघर्ष करना होगा। हालांकि ये वर्तमान स्वर्गीय आदरणीय अधिकतर कनिष्ठ थे, फिर भी उनके साथ खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए था। सामान्य प्रवृत्ति पहले ही बन चुकी थी, और यदि उन्होंने बिना सोचे समझे हस्तक्षेप किया तो उन्हें नुकसान होगा। इसके अलावा उन्हें कई वर्षों तक कैद में रखा गया था और उनकी जीवन शक्ति को बहुत नुकसान पहुंचाया गया था। वे बस विरोध नहीं कर सके। ऐसे में इन प्राचीन वस्तुओं के मन में शायद कुछ विचार थे। वे इस आक्रमण का उपयोग बड़ी संख्या में उन जातियों और संप्रदायों को खत्म करने के लिए कर सकते थे जिनसे वे व्यक्तिगत रूप से निपट नहीं सकते थे। समय आने पर वे सहयोगी सेनाओं को बाहरी क्षेत्रों से बाहर निकालने में सक्षम होंगे और शेष क्षेत्र वे स्थान बन जाएंगे जिन पर वे कब्जा कर सकते हैं। ये साम्राज्य सभी ऊंचे और बुलंद अस्तित्व वाले थे। उन्होंने 10,000 कष्टों का अनुभव किया था और नष्ट नहीं हुए थे। सामान्य मामले उन्हें हिला नहीं पाएंगे, लेकिन अब जब बात उनकी नींव की थी, तो उनमें से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। जनजातियों और संप्रदायों के प्रोविडेंस और संसाधनों का उपयोग स्वर्गीय आदरणीयों के पूरक के लिए भी किया जा सकता है, जिससे उनकी खेती उच्च स्तर तक पहुंच सकती है और भी मजबूत हो सकती है। ये सोचकर ये जिवेन अपने दिल में थोड़ी चिंता महसूस किए बिना नहीं रह सका। वर्तमान फॉर्चून गॉड राजवंश को बाहरी और आंतरिक दोनों परेशानियों से पीड़ित कहा जा सकता है। बाहर प्राचीन काल की लोलुप आंखें थीं। अंदर फॉर्चून गॉड राजवंश के विद्रोही अत्याचारी थे। इसके अलावा कुछ अनुभवी स्वर्गीय आदरणीय भी थे जो लालच से युद्ध की आग भड़काना और क्षेत्रों को छीनना चाहते थे। तभी विदेशी सहयोगी सेनाओं ने अचानक हमला कर दिया और उनके पीछे किसी का हाथ था। शायद कोई छिपा हुआ हाथ उन्हें छाया से धकेल रहा था। ईश्वर, वहां आंतरिक और स्वर्गीय आदरणीय लोग थे जो स्थिति के लिए चाहते थे। देव वंश के स्वर्गीय देव। हालांकि वह इस बात को लेकर अधिक चिंतित था कि वह मानव जाति और स्वयं के लिए पर्याप्त लाभ कैसे प्राप्त कर सकता है, खासकर जब से वह पूर्वी स्वर्गीय सम्मानित पद के लिए लड़ना चाहता था। यदि वह सफल हो गए तो उन्हें ऐसी गंदी स्थिति का सामना करना पड़ेगा।
ऐसी परिस्थिति में उसे क्या करना चाहिए? ये पूरी तरह गड़बड़ है। ठीक है, अगर हम उन लोगों से निपटना चाहते हैं तो हमें तब तक इंतजार करना होगा जब तक विदेशी आक्रमणकारियों को बाहर नहीं निकाल दिया जाता। मध्य स्वर्गीय आदरणीय ने सभी की ओर देखा और कहा, यह अब सबसे महत्वपूर्ण बात है। हाँ, चलो पहले उन लोगों को बाहर निकालो। कई स्वर्गीय वंदनाएं गूंज उठी। मुझे किस बात की चिंता है? अब सवाल ये है कि क्या ये कोई साजिश है? दानव युग के विस्फोट से लेकर विदेशी आक्रमणकारियों के आक्रमण के समय तक इतना कम समय था। यह विश्वास करना कठिन है कि यह एक संयोग है। मिडिल हेवनली वेनेरेबल्स ने कहा, मुझे चिंता है कि यह वास्तव में एक जाल है। यदि हम गुड फॉर्चून यूनिवर्स मानचित्र को हटा दें, तो क्या होगा यदि दानव युग स्वर्ग को विभाजित करने वाले शैतान कुल्हाड़ी के साथ वापसी करता है? मध्य साम्राज्य को ये कहते हुए सुनकर कई साम्राज्यवासी चुप हो गए। यह असंभव नहीं था। बाहरी लोगों ने संयोगवश हमला कर दिया था। ये कहना बिल्कुल असंभव था कि इसका प्राचीन युग से रत्ती भर भी संबंध नहीं था। हालांकि ये प्राचीन युग विदेशी आक्रमणकारियों के लिए भी जीवन और मृत्यु के दुश्मन थे, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि उनके बीच कुछ सहयोग होगा। उपस्थित स्वर्गीय आदरणीयों में से कई के प्राचीन युग में कई मित्र और सहयोगी थे, इसलिए वे अधिक निश्चित नहीं हो सके कि यह एक बहुत ही संभावित चीज थी। अगर सच में ऐसा होता तो पूरी स्थिति काफी हद तक भयावह होती। यदि ऐसा होता तो अब उन्होंने जो कुछ भी किया है वो बुलबुले बन जाता। वे व्यर्थ आनंद करेंगे। मुझे लगता है कि सभी की चिंताएं वाजिब हैं, लेकिन इतना चिंतित होने की जरूरत नहीं है, ये ज़िवेन ने कहा जबकि सभी चुप थे। मुझे लगता है कि एक समस्या है जिसे हर कोई स्पष्ट रूप से भूल गया है। इस बार राक्षसी पथ युग ने कितने प्राचीन युगों को धोखा दिया है। अगली बार अगर वे ऐसी सेना इकट्ठा करना चाहते हैं तो मुझे डर है कि यह असंभव होगा। अकेले अपनी ताकत से भले ही वे मून सिटी पर फिर से कब्जा कर ले, ये चट्टान पर अंडा फेंकने जैसा होगा। ये ज़िवेन के विश्लेषण को सुनकर सभी को अचानक एहसास हुआ। दरअसल उन्हें दानव युग द्वारा आयोजित गठबंधन सेना द्वारा दबा दिया गया था, लेकिन अब यह अलग था। दानव युग और उन प्राचीन युगों को धोखा दिया गया था। अन्य प्राचीन युगों का विश्वास हासिल करना असंभव था। उन प्राचीन युगों के नुकसानों को ध्यान में रखते हुए ये पहले से ही बहुत अच्छा था कि वे क्रोध में नहीं आए और दानव युग के साथ हिसाब नहीं चुकाया। दानव युग के सर्वोत्तम अनुमान के अनुसार यदि वे फॉर्चून गॉड राजवंश और प्राचीन युग की सेनाओं को नष्ट कर सकते हैं, भले ही उन्हें अनगिनत युगों की शत्रुता झेलनी पड़े, फिर भी यह इसके लायक होगा। उस समय दानव युग और फॉर्चून भगवान राजवंश के बीच का अंतर बहुत कम हो जाएगा। फॉर्चून गॉड राजवंश की ताकत बहुत कमजोर हो जाने के बाद उनके पास फॉर्चून गॉड राजवंश के अंदर और बाहर विरोधी ताकतों को दबाने की ताकत नहीं रह जाएगी। संपूर्ण फॉर्चून वर्ल्ड एक अराजक युग की शुरुआत करेगा। उस समय ये प्राचीन युग का सर्वोत्तम अवसर होगा। ऐसी परिस्थितियों में चाहे उन प्राचीन युगों में दानव युग के लिए कितनी भी नफरत क्यों न हो, वे महान लाभ और फॉर्चून गॉड राजवंश पर विजय प्राप्त करने की संभावना के लिए एकजुट होंगे। ये कहा जा सकता है कि राक्षस युग ने वास्तव में कई चीजों की गणना की थी। यदि वे अपनी योजना पूरी कर सके तो संपूर्ण दानव युग की सेनाएं एक बड़ी छलांग लगा देंगी। हालांकि ये ज़िवेन की उपस्थिति ने उनकी योजनाओं को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। फॉर्चून गॉड राजवंश की सहयोगी सेनाओं ने अपनी अधिकांश ताकत बरकरार रखी थी और उनमें से सभी का विनाश नहीं हुआ था। भले ही उनकी जीवन शक्ति गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गई थी, फिर भी उनके पास पूरे फॉर्चून गॉड राजवंश की स्थिति को बनाए रखने के लिए पर्याप्त ताकत थी। दानव युग की गलत गणना फॉर्चून गॉड राजवंश का सबसे बड़ा लाभ था। हालांकि 2 मून सिटी लड़ाइयों के बाद फॉर्चून गॉड राजवंश की जीवन शक्ति को बहुत नुकसान हुआ था, फिर भी उनके पास खुद को बचाने की ताकत थी। माननीय बू ने यह अच्छा कहा। मध्य स्वर्गीय पूज्य ने ताली बजाई और हंसे। उसे लगा कि ये ज़िवेन की बातों से उसके दिल के काले बादल दूर हो गए हैं। ऐसा नहीं था कि उन्होंने इस बारे में नहीं सोचा था, लेकिन वे स्थिति से अंधे हो गए थे।
चिंता के एक क्षण में उन्हें नहीं पता था कि उन्हें क्या पता होना चाहिए था। ये जीवेन की वाक्पटुता के सामने स्पेस टाइम हेवनली वेनेरेट और सदर्न हेवनली वेनेरेट ने जटिल अभिव्यक्तियां धारण की। इस दौरान समस्त मित्र सेनाएं असफलता की भावना से भर गईं। भले ही ये लोग मजबूत दिमाग वाले उत्कृष्ट कृषक थे, लेकिन यह अपरिहार्य था कि वे इस तरह के झटके का सामना करने के बाद हार महसूस करेंगे। हालांकि इस अंधकारमय वातावरण में न केवल क्या ये जीवेन ने भीड़ का अनुसरण नहीं किया, लेकिन वह अलग दिखने और अनगिनत लोगों के दिलों में उद्धारकर्ता बनने में सक्षम था। पूर्वी स्वर्गीय श्रद्धेय के लिए इस लड़ाई में ये जीवेन ने पहले ही बढ़त हासिल कर ली थी। वे भी इसमें कुछ नहीं कर सके। इसके अलावा भले ही दानव युग की वापसी हो, वे क्या कर सकते हैं? ये जीवेन ने ऊंची और भावुक आवाज में कहा, मेरी राय में यह कोई समस्या नहीं है। इसके बजाय ये हमारे लिए अपने अपमान का बदला लेने का एक अवसर है। पहले वे इतने लंबे समय तक हमारा विरोध करने में सक्षम थे क्योंकि मून सिटी का अब मून सिटी नष्ट हो गया है। भले ही महाद्वीप अभी भी मौजूद है, यह अब पहले जैसा नहीं है। यदि वे ऐसी जगह पर कब्जा करना चाहते हैं तो वे पानी की निरंतर धारा के बिना ऐसा नहीं कर पाएंगे। समर्थन, इसके बजाय वे हमारे द्वारा घेर लिए जाएंगे और उन्हें नष्ट कर दिया जाएगा। जब तक अन्य दिव्य शहर उनकी वापसी को रोकने के लिए अपनी सेनाएं भेजते हैं, हम फॉर्चून गॉड राजवंश से सैनिकों को ऐसी स्थिति बनाने के लिए भेज सकते हैं जहां हम उन्हें कछुए की तरह पकड़ सकें, एक जार में रखें और उन्हें एक झटके में मिटा दें। मध्य स्वर्गीय पूज्य ने जितना अधिक ये जीवेन को देखा, वह उतना ही अधिक संतुष्ट हो गया। ये जीवेन के शब्दों को सुनने के बाद उनकी मूल चिंता फॉर्चून डिवाइन राजवंश का लाभ बन गई थी। अगर डेविल पाथेरा की सेना नहीं आती तो ठीक था, लेकिन अगर वे आते तो वे एक जार में कछुए को पकड़ने और अंदर कुत्ते को पीटने में सक्षम होते। उस समय डेविल पाथेरा की सेना निश्चित रूप से मर चुकी होगी। उस समय न केवल दानव युग की सेना बच निकलने में सक्षम नहीं होगी, बल्कि वे एक दुखद मौत भी मरेंगे, जिससे दानव युग को पीड़ा का स्वाद चखना पड़ेगा। जब से उन्हें दानव युग के बारे में पता चला, तब से उनके टकरावों में जीत और हार होती रही। हालांकि फॉर्चून हेवनली मोनार्क के युग के अलावा वर्तमान फॉर्चून गॉड राजवंश ने कभी भी दानव युग को भारी झटका नहीं दिया था। ये सही है। अगर राक्षस युग नहीं आता तो ठीक है, लेकिन अगर वे आते हैं तो उन्हें मर जाने दो। हा, मैं उनके वापस आने का इंतजार नहीं कर सकता। तो आइए उन सभी को एक झटके में पकड़ लें। बुजून सही है। हम पहले बहुत घबराए हुए थे। हमारे फॉर्चून गॉड राजवंश की ताकत के साथ उन्हें कुचलना बहुत आसान है। प्रतिवेदन लॉग इन करें। किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक, अगला ग्रेटर देन सभी दिव्य गुरुओं ने एक साथ बात करना शुरू कर दिया। अनजाने में ये जीवेन सभी का मूल और विचारों का नेता बन गया था। हालांकि वह अभी भी एक उभरता हुआ सितारा था और 10,000 से अधिक वर्षों से केवल खेती कर रहा था। कई लोगों की नजर में ये कुछ भी नहीं था। यदि ये केवल ये जीवेन की खेती की गति और ताकत होती तो ऐसा नहीं होता। हालांकि ये जीवेन हमेशा धरती को चकनाचूर करने वाली चालें चल सकती थी। सबसे पहले उसने मध्य स्वर्गीय मास्टर के साथ 7वें स्वर्ण युग को नष्ट कर दिया, जिससे फॉर्चून गॉड राजवंश और अधिक शक्तिशाली हो गया। उन्हें भी बहुत फायदा हुआ। इसके अलावा इस महान संरचना की खोज ने उन्हें एक आपदा से बचने और पूरी तरह से नष्ट नहीं होने की अनुमति दी। ये कहा जा सकता है कि भले ही उसने थोड़े समय के लिए ही दांव हासिल किया था, फिर भी कई लोगों ने उस पर एहसान किया था और कई ऐसे भी थे जिन्होंने अपनी जान देकर उसका एहसान माना था। ऐसी स्थिति में जहां हर कोई बेहद निराशावादी था, केवल वही उन स्थितियों के बारे में सोच सकता था जिनके बारे में कोई और नहीं सोच सकता था। इस सब से ऐसा प्रतीत होता है कि हर कोई उसके अस्तित्व का आदी हो गया है और उसकी राय स्वीकार करने लगा है। ये बदलाव ये जीवेन के लिए बेहद फायदेमंद था, क्योंकि इससे उनकी योग्यता की कमी काफी हद तक पूरी हो सकती थी।
हालांकि यह अन्य प्रतियोगियों के लिए अच्छी बात नहीं थी जो ईस्टर्न हेवनली मास्टर के पद के लिए प्रतिस्पर्धा करना चाहते थे। मूल रूप से ये ज़िवेन को केवल कई प्रतिस्पर्धियों में सबसे नीचे माना जा सकता था। चाहे वह योग्यता हो, ताकत हो या योगदान हो, ये ज़िवेन सबसे निचले पायदान पर थे। हालांकि कुछ ही समय में ये ज़िवेन ने इस स्थिति को पूरी तरह से उलट दिया और अमर योगदान दिया। कोई नहीं जानता था कि उसने कितने लोगों को बचाया है। उसकी ताकत भी तेजी से बढ़ी थी। ये तथ्य कि वह लूना शहर के सिटी लॉर्ड के हाथों से बच सका, इसका प्रमाण था। यहाँ तक कि उन्होंने सुप्रीम कॉपर और सुप्रीम बोन जैसे विद्रोहियों को भी मार गिराया था। ताकत के मामले में उन्हें टॉप लेवल पर माना जा सकता है। सभी पहलुओं से ये ज़िवेन ने पूर्वी स्वर्गीय भगवान बनने के लिए बुनियादी शर्तों को पूरी तरह से पूरा किया था। इस तथ्य के अलावा कि वह बहुत महत्वपूर्ण लग रहा था, लेकिन वास्तव में उसका योग्यताएं बस इतनी सी थी। ये बिल्कुल वही था जो ये ज़िवेन करना चाहता था। वर्तमान स्थिति के बदले में उसने कितनी बार अपनी जान जोखिम में डाली थी। दूसरों की तुलना में मध्य स्वर्गीय मास्टर बहुत संतुष्ट थे। आखिरकार वो वही था जिसने ये ज़िवेन की सिफारिश की थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगला पूर्वी स्वर्गीय गुरु कौन बनेगा, यह उसके लिए फायदेमंद होगा। मूल रूप से वह सिल्वर वेनेरेबल के बारे में अधिक आशावादी थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि ये ज़िवेन के सफल होने की संभावना अधिक लग रही थी। सभी को अभी अभी मार्शल ऑनर के शब्द सुनने चाहिए थे। मध्य स्वर्गीय गुरु ने चारों ओर सभी की ओर देखा। ये ज़िवेन की बातों से सभी के दिलों को राहत मिली थी। अब उन्हें दोनों तरफ से हमला होने की चिंता नहीं थी। यदि राक्षसी युग परेशानी पैदा करना चाहता है, तो जो किसी भी क्षण पिंसर अटैक का शिकार होगा, वह राक्षसी युग के अलावा कोई नहीं होगा। हर कोई चिंता मत करो। हालांकि हम मून सिटी को छोड़ नहीं सकते, हम इसे अनदेखा नहीं कर सकते। मैं आदेश दूंगा, स्पेसटाइम एम्पायरियन मून सिटी की रक्षा करने और काम करने के लिए लोगों के एक समूह का नेतृत्व करे। युग युद्ध क्षेत्र की रक्षा के लिए सन सिटी के साथ कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए, मध्य साम्राज्य ने कहा। वह अभी भी चिंतित था और उसने मून सिटी में लोगों के एक समूह को छोड़ दिया। बाकी सभी लोग फॉर्चून वर्ल्ड में लौट आए। हम उन आक्रमणकारियों को बाहर निकालने के लिए मिलकर काम करेंगे। उन्हें बाहर निकालो, वे मेरे लिए बहुत हो चुके हैं। उन्हें मार डालो, मारना, मैं उन्हें सबक सिखाऊंगा। अगर इस बार मैंने उन्हें नहीं मारा तो मैं अपना नाम उल्टा लिख दूंगा। कई लोग चिल्लाने लगे। जाहिर है वे इससे लंबे समय से अपने कब्जे में रखे हुए थे और वापसी का रास्ता खत्म करना चाहते थे। मध्य स्वर्गीय मास्टर के आदेश के बाद पूरा फॉर्चून गॉड राजवंश का सहयोगी सेना शिविर आगे बढ़ना शुरू हो गया। विदेशी विद्रोहों और आक्रमणों को कुचलने के लिए अनगिनत सैनिक लामबंद हो गए और फॉर्चून गॉड राजवंश में लौटने के लिए तैयार हो गए। संपूर्ण सैन्य शिविर में हलचल मची हुई थी। ये ज़िवेन सैन्य शिविर के ऊपर आसमान में मंडराते रहे और एक के बाद एक जुटते सैनिकों को देखते रहे। उन्हें टेलीपोर्टेशन एरे के माध्यम से राइजिंग सन सिटी में भेजा गया और अंत में फॉर्चून गॉड राजवंश में लौट आए। उसने फॉर्चून गॉड राजवंश की दिशा में देखा। यह ऐसा था मानो वह अराजकता की परतों को पार कर सकता है और फॉर्चून गॉड राजवंश में मानव जाति को देख सकता है। उन्हें जो खुफिया जानकारी मिली थी उसके अनुसार पूर्वी क्षेत्र भी युद्ध की आग में झुलस चुका था। अधिकांश अभिजात्य वर्ग के स्थानांतरित हो जाने के कारण पूर्वी क्षेत्र में विदेशी सहयोगी सेनाओं के लोहे के खुरों का विरोध करने की क्षमता नहीं थी और बार बार इसका उल्लंघन किया गया था। अब थोड़ा अनुमान लगाकर उसे भय हुआ कि शत्रु नगर तक पहुंचने वाला है। वह थोड़ा चिंतित था, लेकिन वह निराश नहीं हुआ क्योंकि माउंट बुजो में उसके पास अभी भी एक पूर्ण तुरुप का इक्का था। ये कुछ समय तक रुकने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। कुछ देर इंतजार करने के बाद उन्होंने फैसला लिया। उन्होंने बियान जियाओयू को बुलाया और उन्हें फॉर्चून गॉड राजवंश में सेना का नेतृत्व करने का प्रभारी बनाया। उन्होंने खुद ट्रांसमिशन एरे में कदम रखा और फॉर्चून गॉड राजवंश के शिविर से गायब हो गए। इस समय जब फॉर्चून वर्ल्ड के परिवर्तनों की खबर युद्ध के मैदान में फैल गई, तो मानव जाति का सम्मेलन पूरे जोरों पर था।
हालांकि कई सेनाएं इंतजार करो और देखो की स्थिति में थी, फिर भी कई बड़े कुल और संप्रदाय ऐसे थे जो सीधे तौर पर विदेशी सहयोगी सेना के खतरे का सामना कर रहे थे, जिन्होंने सम्मेलन में अपने महत्वपूर्ण लोगों को भेजा था। कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने विदेशी सहयोगी सेना के तेजी से बढ़ते डरावने मोहरा का विरोध करने, उन्हें बाहर रोकने और खुद की रक्षा करने के लिए अपने संप्रदाय के गुरुओं और कुलपतियों को व्यक्तिगत रूप से भेजा। कुछ समय के लिए पूरा माउंट गुजो शोर और उत्साह से भरा हुआ था। हर तरफ बैंगनी बादल नजर आ रहे थे। इस अत्यंत खतरनाक स्थिति में सम्राटों का आगमन एक अभूतपूर्व भव्य अवसर था। इस तथ्य के कारण कि वे किसी भी समय विदेशी सहयोगी सेनाओं के हमले का सामना कर रहे थे, समय की कमी थी, इसलिए उन्होंने किसी भी जटिल प्रक्रिया की व्यवस्था नहीं की। उन्होंने सभी सम्राटों को सीधे बुजो पर्वत पर सबसे बड़े आयोजन स्थल पर व्यवस्थित किया। जब सभी सम्राट आए तो बैंगनी क्यूई हर जगह फैल गई और यह शुभता का दृश्य था। यदि ये संप्रभु सम्राट यहाँ अवतरित होते, भले ही उन्होंने कुछ न किया हो, ये स्थान पुनर्तः धन्य भूमि बन जाता। यहाँ खेती करना स्वर्गीय दाव का अनुग्रह प्राप्त करने जैसा होगा, जो किसी को आगे बढ़ने की अनुमति देगा। जबरदस्त गति, यहाँ तक कि एक सुअर भी पूर्ण प्रतिभाशाली बन जाएगा। यह इन चरम दाव गुरुओं का कार्य था। वे स्वर्गीय दाव और स्वर्गीय दाव को बदल सकते थे, एक बंजर रेगिस्तान को खेती की पवित्र भूमि में बदल सकते थे, जो खेती को बढ़ावा दे सकती थी। जल्द ही सम्मेलन शुरू हुआ। सभी सम्राटों ने अपना स्थान ग्रहण कर लिया। महाशत्रु का सामना करते हुए उन्हें खाने पीने का भी मन नहीं हुआ। अगर उनके सामने स्वादिष्ट खाना भी रखा हो तो उन्हें हिलाना मुश्किल होता था। मेजबान की सीट पर फेगई ने चारों ओर देखा और सम्राटों को अपनी बाईं और दाईं ओर दो पंक्तियों में बैठे देखा। आमतौर पर बुलाने की उसकी क्षमता के कारण इतने सारे सम्राटों के लिए उसकी पुकार का जवाब देना असंभव था। लेकिन अब विदेशी मित्र सेना के दबाव में उनके पास यहाँ एकत्रित होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हर कोई, क्योंकि अग्रिम पंक्ति की स्थिति अत्यावश्यक है, विदेशी सहयोगी सेना किसी भी समय आ सकती है, इसलिए मैं बहुत अधिक बकवास नहीं कहूंगा। लंबी कहानी संक्षेप में, मुझे लगता है कि हर किसी को यहाँ सभी को इकट्ठा करने के उद्देश्य के बारे में बहुत स्पष्ट होना चाहिए। आज यह विदेशी मित्र सेना के खिलाफ लड़ने के लिए मित्र सेना को संगठित करने के लिए है। केवल जब हम एकजुट होंगे तभी हम विदेशी मित्र सेना के खिलाफ लड़ सकते हैं। हम ढीली रेत की प्लेट की तरह नहीं होंगे जो एक एक करके उनसे हार जाएगी। एक फेगई ने कहा, अब मुझे पूछने दीजिए, क्या इस गठबंधन को बनाने पर किसी को कोई आपत्ति है? क्या किसी को मानव जाति और इस गठबंधन का नेतृत्व करने वाले 11 राज्यों पर कोई आपत्ति है? सभी सम्राटों ने सिर हिलाया। चूंकि वे यहाँ आए थे, इसका मतलब ये था कि वे इस पर सहमत हो गए थे। जो लोग सहमत नहीं थे, वे स्वाभाविक रूप से यहाँ नहीं आएंगे। इस पर कोई आपत्ति नहीं थी। इस समय आपत्ति उठाना उन्हें ही सबके निशाने पर लाएगा। अब हर कोई उम्मीद कर रहा था कि कोई आगे बढ़कर विदेशी सहयोगी सेना के खिलाफ लड़ने के लिए मानव जाति का नेतृत्व कर सकता है। इस तथ्य से बेहतर कुछ नहीं हो सकता कि मानव जाति अलग दिखने को तैयार थी। इधर उधर देखते हुए और ये देखकर कि किसी को कोई आपत्ति नहीं है, फेगई ने आगे कहा, ठीक है, क्योंकि किसी को कोई आपत्ति नहीं है, तो मैं घोषणा करूंगा कि विदेशी सहयोगी सेना के खिलाफ लड़ने के लिए हमारा गठबंधन आधिकारिक तौर पर बन गया है। हमारी मानव जाति नेता होगी। निस्संदेह मैं इस गठबंधन का नेता बनने के योग्य नहीं हूँ। चूंकि वो जून यहाँ नहीं है, इसलिए नेता का पद उसके लिए आरक्षित होगा। आप में से चुने गए कुछ लोगों के साथ मैं उपनेता बनूंगा। सभी लोग चुपचाप फेगई की बातें सुनते रहे। अब तक ऐसा कुछ भी नहीं था जिसे वे स्वीकार न कर सके। मानव जाति के नेता, मानव जाति के स्तंभ, वो जून का गठबंधन नेता बनना स्वाभाविक बात थी। फेगई के लिए एक उपगठबंधन नेता नियुक्त करना भी सामान्य था और अन्य पद उनमें से सबसे मजबूत व्यक्ति द्वारा लिए जाएंगे। इसके अलावा कुछ नियम और कानून भी हैं, जिनमें प्रत्येक परिवार को कितने सैनिकों की आवश्यकता है, वे कब आएंगे, आदि शामिल है।
इन सभी पर पहले से चर्चा की जानी चाहिए, लेकिन मुझे उम्मीद है कि कोई भी नियमों का उल्लंघन नहीं करेगा। अन्यथा आप गठबंधन फॉर्चून डिवाइन राजवंश के दुश्मन होंगे और इस दुनिया में आपके लिए कोई जगह नहीं होगी। फेगाई ने ठंडे स्वर में कहा, जैसा कि कहा जाता है, बल का सहारा लेने से पहले शांतिपूर्ण उपाय। कुछ बदसूरत शब्द पहले ही कहने पड़ते हैं, ऐसा ना हो कि हर कोई गलती करे। अचानक जैसे ही फेगाई बोलना जारी रखने वाला था, पूरा हॉल जोर से हिल गया, मानो आसमान गिर रहा हो और धरती टूट रही हो। सबके हाव भाव बदल गए, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह पता था कि झटके का कारण क्या है। दुश्मन हमला कर रहे थे। हर कोई घबराओ मत। माउंट बुजो पर बुजून द्वारा छोड़ा गया एक जादू है। यहाँ तक कि एक स्वर्गीय आदरणीय भी जादू को इतनी जल्दी नहीं तोड़ सकता है। चलो चलें और देखें, फेगाई ने शांति से कहा, जबकि अन्य लोग उसके बारे में बात कर रहे थे। फेगाई की बातें सुनकर अन्य सम्राट क्षेत्र के संप्रभु शांत हो गए। वे सभी उत्कृष्ट कृषक थे। वे थोड़े भयभीत थे क्योंकि वे भयभीत थे, लेकिन वे जल्द ही शांत हो गए। फेगाई ने एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया और बुजो पर्वत के ऊपर आकाश में उड़ गया। अन्य शाही सम्राटों ने भी इसका अनुसरण किया। उन्होंने जो देखा वह बाहरी क्षेत्र से आई सेना नहीं थी जैसी कि उन्हें उम्मीद थी। इसके बजाय वहां केवल एक ही आदमी था। प्रतिवेदन लॉग इन करें। किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक अगला ग्रेटर देन। यह एक नवयुवक था जो 20 के आसपास का लग रहा था। उसका चेहरा सुंदर था और उसकी 2 बैंगनी आंखें थी जो बेहद अजीब लगती थी। जैसे ही वह आकाश में उड़ रहा था, गठबंधन की बैठक के लिए आए संप्रभु सम्राटों को उदासीनता से देख रहा था। उसके वस्त्र हवा में लहरा रहे थे। आप कौन हैं? फेगाई ने पूछा। वह इस युवक से आने वाली एक अत्यंत शक्तिशाली आभा को महसूस कर सकता था। ऐसा लग रहा था मानो वह दुनिया पर राज करने जा रहा हो। वह सामान्य संप्रभु सम्राटों से अधिक शक्तिशाली था। उसके अधिकार क्षेत्र में स्वर्ग और पृथ्वी, यहाँ तक कि हवा, आग, गरज और बिजली, सब कुछ उसकी इच्छा के अनुसार घूमता था। यह ऐसा स्वभाव नहीं था जिसे सामान्य संप्रभु सम्राट विकसित कर सकते थे, विशेषकर फॉर्चून वर्ल्ड जैसे बड़े वातावरण में। संप्रभु सम्राट वास्तव में अजेय नहीं हो सकते थे और हर चीज पर शासन नहीं कर सकते थे, न ही वे ऐसा स्वभाव विकसित कर सकते थे। केवल दूसरी दुनिया के कुछ लोग ही ऐसे स्वभाव का परिचय दे सकते हैं। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे अतीत में सचमुच अजेय थे। उनकी दुनिया में वे अस्तित्व थे जो अपने शब्दों पर कायम थे। मुझे लगता है कि मैंने उसे पहले देखा है। क्या वह पर्पल आई सम्राट नहीं है जो अभी अभी स्टॉर्मी सी क्षेत्र में दिखाई दिया है? अचानक एक संप्रभु सम्राट ने अपने सामने वाले व्यक्ति की पहचान ली। पूर्वी डोमेन स्टॉर्मी सागर क्षेत्र के निकट था, इसलिए ये स्टॉर्मी सागर क्षेत्र के शीर्ष स्वर्गीय आदरणीय लोगों के लिए अज्ञात नहीं था। तुरंत कुछ लोगों को याद आया कि यह पर्पल आई सम्राट कौन था। शीघ्र ही यह समाचार संप्रभु सम्राटों में फैल गया। जब ये पर्पल आई सम्राट पहली बार प्रकट हुआ तो उसने पहले ही बाहरी डोमेन में असीमित नरसंहार शुरू कर दिया था। अपनी ताकत से उसने आउटर डोमेन में पैर जमाने का रास्ता साफ कर दिया। इससे पहले हुआंग शियाओलो को पर्पल आइड सॉवरेन के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई थी और पर्पल आइड सॉवरेन के कबीले के बारे में कोई खबर नहीं थी। फॉर्चून दिव्य राजवंश से भिन्न बाहरी क्षेत्र में अधिकांश सम्राट और स्वर्गीय आदरणीय कुलों के रूप में मौजूद थे। एक शक्तिशाली सम्राट या स्वर्गीय आदरणीय एक शक्तिशाली कबीले का नेतृत्व कर सकता था। फॉर्चून गॉड राजवंश के विपरीत, जहां संप्रभु सम्राटों ने अपने महान दाव को आगे बढ़ाने के लिए संप्रदायों की स्थापना की, उन्होंने अपने महान दाव को रक्तरेखा के रूप में पारित किया। इसलिए कई लोग अनुमान लगा सकते हैं कि पर्पल आई सम्राट संभवतः फॉर्चून वर्ल्ड के तहत एक छोटी सी दुनिया का विशेषज्ञ था। जब उनका जन्म हुआ तो वह पहले से ही संप्रभु सम्राट क्षेत्र का विशेषज्ञ था और वह संप्रभु सम्राटों के बीच एक उत्कृष्ट विशेषज्ञ थे। हालांकि एक चौंकाने वाली लड़ाई में पदार्पण करने के बाद वह शायद ही कभी दोबारा लड़े।
लेकिन उनकी पिछली उपलब्धियों के आधार पर किसी ने भी उन्हें नीचा दिखाने की हिम्मत नहीं की। पर्पल आई सम्राट ने बाहरी क्षेत्र में धावा बोल दिया था और अनगिनत बड़े कुलों को उखाड़ फेंका था। हालांकि उसे कुछ नहीं हुआ था, ये सिद्ध करने के लिए पर्याप्त था कि वह कितना शक्तिशाली था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप में से कोई मुझे पहचान लेगा। पर्पल आई सम्राट थोड़ा आश्चर्यचकित लग रहा था। हालांकि जब उसने कोई कदम उठाया तो उसने भारी हंगामा खड़ा कर दिया था, लेकिन ये बहुत लंबा हो चुका था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसके बाद उन्होंने शायद ही कभी कोई कदम उठाया, इसलिए उन्हें अधिक प्रसिद्धि नहीं मिली। तुम मुझे जानते हो, इसलिए तुम जीवित रह सकते हो। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, बैंगनी आंखों वाले सम्राट ने ठंडे स्वर में कहा। तत्काल सभी शाही सम्राटों को समझ नहीं आया कि हंसे या रोए। क्या सिर्फ इस वजह से वे मौत से बच सकते हैं? ये कुछ ज्यादा ही बचकाना था। हालांकि इससे ये देखा जा सकता है कि बैंगनी आंखों वाला सम्राट असाधारण रूप से आश्वस्त था। पर्पल आई सम्राट, आपने वास्तव में बाहरी क्षेत्र में रहने के बजाय यहाँ आने का साहस किया। क्या आप वास्तव में सोचते हैं कि हम आपका कुछ नहीं कर सकते? फेंगी ने उड़कर कहा। पर्पल आई सम्राट ने बस उसकी ओर उदासीनता से देखा और कहा, तुम बस एक और कूड़ा कचरा हो जो यहाँ आने के लिए समय पर निर्भर था। जब फेगई ने ये सुना तो उसकी अभिव्यक्ति बेहद बदसूरत हो गई। हालांकि यह सच था कि वह अपनी वर्तमान खेती के लिए समय पर निर्भर था। शाही सम्राट के दायरे में खेती करने में सक्षम होने का मतलब था कि वह अरबों जीवित प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ था। अब जब उसे कूड़े का टुकड़ा कहा गया तो उसके दिल में कितना गुस्सा होगा, इसकी कल्पना की जा सकती है। दूसरी ओर अधिकांश अन्य शाही सम्राटों के चेहरे पर भी बेहद शर्मिंदगी और गुस्से के भाव थे, क्योंकि वास्तव में वे कमोबेश फेगई जैसे ही थे। शाही सम्राटों के स्तर तक पहुंचने के बाद उनके लिए छलांग और सीमा से सुधार करना व्यावहारिक रूप से असंभव था। वे स्वर्गीय दाव के बारे में अपनी समझ को समय के साथ थोड़ा थोड़ा करके ही जमा कर पाए। पर्पल आई एम्परर के अनुसार उन्हें वास्तव में कूड़े के टुकड़े के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। समय ने अनुभव का प्रतिनिधित्व किया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वे पूरी तरह से बेकार थे। अब पर्पल आई सम्राट द्वारा उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा था। बैंगनी आंखों वाले सम्राट, बहुत अहंकारी मत बनो। भले ही आप बहुत मजबूत हैं, यहाँ हर कोई प्रतिभाशाली है, आप उनके सामने कुछ भी नहीं है। संप्रभु सम्राटों में से एक तुरंत उड़ गया। वह पहले ही 7वें स्तर तक पहुंच चुका था और एक सच्चा संप्रभु सम्राट था। वह एक उच्च कोटि का सार्वभौम सम्राट था। ताकत के मामले में वह फेगई कबीले से कमजोर नहीं था। यही कारण है कि वह इतने आत्मविश्वास से उड़ गया। वह ज़ियान सम्राट को सबक सिखाना चाहता था। आप मौत को दावत दे रहे हैं, आप अपने आप को ज्यादा महत्व देते हैं। पर्पल आई सम्राट ने व्यंग्य किया और उसका हाथ अचानक बाहर निकल गया। सम्राट, जो अभी अभी बाहर निकला था, वास्तव में उसके हाथ में दब गया, मानो वह मकड़ी के जाल में फंस गया हो। ये कैसे संभव है? शाही सम्राट को अचानक एहसास हुआ कि उसने अपने आसपास के कानूनों पर नियंत्रण खो दिया है, जैसे कि वे किसी अन्य व्यक्ति के हाथों में हो। इन संप्रभु सम्राटों के बीच की लड़ाई काफी हद तक कानूनों की लड़ाई थी। जो भी अधिक कानूनों को नियंत्रित कर सकता है, उसे अधिक लाभ होगा। लेकिन अब पर्पल आई सम्राट ने उसके शरीर के चारों ओर कानून नेटवर्क का नियंत्रण ले लिया था। उनके पास प्रतिक्रिया देने का भी समय नहीं था। ये बहुत डरावना था। उसका डोमेन हमेशा से रहा है और वह कभी गायब नहीं हुआ। मैंने उसके डोमेन में प्रवेश किया है। चूंकि यह सम्राट 7वें स्तर तक खेती कर सकता था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से उसकी प्रतिष्ठा का पात्र था। हालांकि इस समय ये बेकार था। बैंगनी आंखों वाले सम्राट का सामना करते समय उसे बैंगनी आंखों वाले सम्राट के खिलाफ लड़ने के लिए अपनी सभी क्षमताओं और मार्शल आर्ट का उपयोग करना पड़ा। हालांकि यह अभी भी बेकार था। वह कानूनों के जाल से मुक्त नहीं हो सका। वह संघर्ष करता रहा, लेकिन वह केवल यह महसूस कर सका कि जाल और मजबूत होता जा रहा था। यह उसकी अधिकाधिक शक्ति को सोख रहा था। आप अपने आप को ज्यादा महत्व देते हैं।
पर्पल आई सम्राट ऐसा लग रहा था जैसे वह कूड़े के टुकड़े को देख रहा हो। अचानक उसकी बैंगनी आंखों में एक बैंगनी रोशनी चमक उठी। एक पल में सभी को केवल यह महसूस हुआ कि उसके सामने की जगह फट गई है। वह स्थान जहां शाही सम्राट अभी था, अनगिनत सेनाओं द्वारा अनगिनत टुकड़ों में तोड़ दिया गया था। इस जोड़ी आंखों में अकल्पनीय शक्ति और अकल्पनीय भयानक साधन थे। ये सातवें क्षेत्र के योद्धा को एक पल में मार सकता है। उस सातवें क्षेत्र के सम्राट को तुरंत मारे जाने से पहले प्रतिक्रिया करने का मौका भी नहीं मिला। हालांकि बैंगनी आंखों वाले सम्राट ने निश्चित रूप से किसी प्रकार की दैवीय क्षमता का उपयोग किया था, लेकिन इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। बस वह युद्ध शक्ति जो सम्राट को तुरंत मार सकती थी, हर किसी के ध्यान का केंद्र थी। इस समय हर कोई स्पष्ट रूप से समझ गया कि पर्पल आई सम्राट इतना निडर क्यों था। हालांकि वह जानता था कि यहाँ बहुत सारे शाही सम्राट हैं, फिर भी वह उन्हें भड़काने आया था। उन्होंने संभवतः इन शाही सम्राटों को गंभीरता से नहीं लिया। यह अनिश्चित था कि क्या ये शाही सम्राट मिलकर उसे हरा सकेंगे। अगर उनमें क्षमता भी होती तो भी उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ता। कितने लोग दूसरों के लिए अपना बलिदान देंगे। मैं आपको आत्मसमर्पण करने के लिए मनाने के लिए यहाँ हूँ। अब मेरी विदेशी सेना अजेय है। यदि आप इस धार को रोकते हैं तो केवल मौत आपका इंतजार कर रही है। क्या आपने नहीं सुना? फॉर्च्यून डिवाइन राजवंश की सेना पहले ही युद्ध के मैदान में नष्ट हो चुकी है और आप कोई अन्य सुदृढ़ीकरण नहीं है। यदि आप अभी मेरे सामने आत्मसमर्पण करते हैं तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि आप सभी जीवित रहेंगे, अन्यथा आप इस व्यक्ति की तरह समाप्त हो जाएंगे। पर्पल आई सम्राट ने शासकों को केवल उदासीनता से देखा। हालांकि माउंट बुजो पर कई शासक थे, फिर भी वे उसे डरा नहीं सके। शायद उसकी नजर में ये लोग कुछ भी नहीं थे, चिंता की कोई बात नहीं थी। शाही सम्राटों के बीच एक अंतर था। जाहिर है पर्पल आई सम्राट शीर्ष अस्तित्व था। पर्पल आई सम्राट, मैंने आपका नाम सुना है, लेकिन आपने मेरे बुजो पर्वत में घुसने की हिम्मत कैसे की? आप वास्तव में मौत की तलाश में हैं। फेगई ने ठंडे स्वर में कहा। उसने एक हाथ की मुहर बनाई। सभी दिशाओं में अनगिनत सुनहरी रोशनियां चमक उठी। अचानक पूरा बुजो पर्वत गड़गड़ाने लगा। स्वर्ग और पृथ्वी की अनगिनत आध्यात्मिक ऊर्जा पीली नदी की तरह बुजो पर्वत में प्रवाहित हुई। फिर तो असंख्य व्यूह थे सक्रिय। ये व्यूह एक दूसरे से जुड़े हुए थे और एक भयानक हमला किया गया था। यह एक तलवार की रोशनी थी। ये किस प्रकार की तलवार की रोशनी थी? यह एक भयानक तलवार की रोशनी थी जो स्वर्ग और पृथ्वी को दो भागों में विभाजित कर सकती थी। यह एक अद्वितीय तलवार की रोशनी की तरह था जिसका प्राचीन काल से पुनर्जन्म हुआ था। यह अपने सामने मौजूद हर चीज को नष्ट कर सकता है। ऐसी भयानक तलवार की रोशनी का वार कोई भी नहीं झेल सका। यह तलवार की रोशनी वह तकनीक थी जिसे येज़िवेन ने पीछे छोड़ दिया था। यह एक ऐसी शक्ति थी जो शाही सम्राटों से भी आगे थी और स्वर्गीय मास्टर स्तर की थी। गड़गड़ाहट। सभी संप्रभु सम्राटों को महसूस हो रहा था कि पूरा बुजो पर्वत जोर से हिल रहा था। भले ही वे बैरियर के अंदर थे, फिर भी वे भयानक तलवार की रोशनी से पैदा हुई तेज हवा को महसूस कर सकते थे। उन्हें अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। वे अपने पैरों के तलवों से लेकर सिर के शीर्ष तक खतरे की अत्यधिक अनुभूति महसूस कर सकते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्हें तलवार की रोशनी से एक अत्यंत भयानक आभा का एहसास हुआ था। यह एक भयानक तकनीक थी जिससे उनकी जान को खतरा हो सकता था। वे जानते थे कि येज़िवेन एक स्वर्गीय गुरु के रूप में निश्चित रूप से मानव कबीले के लिए कुछ तरकीबें छोड़ेंगे। वे इसे यूं ही जाने नहीं दे सकते थे। हालांकि जब उन्होंने तलवार की रोशनी देखी तब भी वे विनाशकारी ऊर्जा को महसूस कर सकते थे। यह एक स्वर्गीय पूज्य की सच्ची भयानक शक्ति थी। यह शाही सम्राटों की शक्ति से बिल्कुल अलग थी। उनकी तुलना में स्वर्गीय पूज्य दर्जनों या सैकड़ों गुना अधिक मजबूत थे। ये तलवार की रोशनी एक विशाल लंबी तलवार में बदल गई जो आकाश से उतरी। वह फिसलकर पर्पल आई एम्परर के शरीर पर जोर से गिरा। हालांकि जब सभी ने सोचा कि पर्पल आई किंग निश्चित रूप से मर गया है,
उन्होंने पर्पल आई किंग के सामने तलवार की रोशनी को इंच दर इंच बिखरते और 3 इंच तक फटते देखा। प्रतिवेदन लॉग इन करें। किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक, अगला ग्रेटर देन। इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद।